नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपसे रेलवे आरआरसी साउथर्न रीजन की तरफ पूरे एंटायर भारत के लिए लगभग 2400 प्लस वैकेंसीज और आउट करी हैं। आपको याद हो इससे पहले एक वीडियो आपके साथ मैंने किया था जिसमें ये क्लियर किया था आप सबको कि भारत देश के सेंट्रल रीजन में रेलवे के सेंट्रल रीजन में आपकी 2400 प्लस वैकेंसीज आई थी। वो 2424 थी और आज एक और नई वैकेंसी जो 2400 लगभग 40 के करीब ये वैकेंसी हैं। 2438 वैकेंसीज इसमें भी आउट हुई हैं। ये इस पर भी पूरा एंटायर भारत एलिजिबल है या नहीं उसको हम जानेंगे। इससे पीछे की एक और वैकेंसी है दोस्तों, जो भी लोग अभी अगर रेलवे में अप्रेंटाइज का वैकेंसी लेना चाहते हैं और अप्रेंटाइज में भी अगर आपको सेंट्रल रीजन का वैकेंसी चाहिए जिसके अंदर महाराष्ट्र के पुणे, महाराष्ट्र का आपका और भी एरिया है उसके अंदर जिसके अंदर वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, भुसावल और पुणे और इस तरीके के और एरिया हैं जिनमें वैकेंसी यहाँ पर आपकी आई है। मुंबई में भी आई है। मुंबई, पुणे, भुसावल जैसे एरियाओं में सेंट्रल रीजन में जो आपका रेलवे का सेंट्रल रीजन है उसको लेकर वैकेंसी आपके इंडियन रेलवे ने निकाली है उस तरफ में। किस तरफ में? जो कि आपका मुंबई वाला एरिया है उधर। तो जो भी एंटायर भारत से मुझे सुन रहे हैं, पूरे भारत देश से, आप ध्यान से सुनिए। उस वाला वैकेंसी पर जो सेंट्रल रीजन का वैकेंसी आया था उस पर भी आप पूरा एंटायर भारत एलिजिबल रहेंगे, मतलब पूरे इंडिया से फॉर्म डाल सकते हैं उस पर भी। और ये जो एक और फॉर्म आया है, जो एक और नया फॉर्म आया है आज, जो कि आपका साउथर्न रीजन के लिए आया है, उसका भी आप फॉर्म डाल सकते हैं पूरे एंटायर इंडिया से। ठीक है। अप्रेंटाइज का वैकेंसी है, अप्रेंटाइज को कितना सैलरी मिलता है इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। रेलवे पूरे देश में हर एक अप्रेंटाइज को एक जैसा सैलरी या स्टाइपेंड दे ये ज़रूरी नहीं है। वो करता ऐसा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टाइपेंड देता है ट्रेनिंग का। ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो में बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप अगर पूरे इंडिया से केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, गोवा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब का स्वागत इस वीडियो में, क्योंकि एंटायर भारत इस पर फॉर्म भर सकता है। ठीक है। आपके स्क्रीन पर सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट है। ये वेबसाइट पर आपको जो भी डेली बेस की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसके अपडेट, उसके नोटिस, इसके साथ साथ कब किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ रहा है, कब किस वैकेंसी का रिजल्ट आ रहा है, किसी जॉब पर एग्ज़ाम हुआ और गवर्नमेंट जॉब थी भारत में ही, और उस जॉब का आगे चल के रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, आंसर की आता है या फॉर्म आता है। ठीक है। या अप्लाई लिंक जैसी चीज़ें आती हैं, चाहे वो डिफेंस साइड की हो, बैंकिंग साइड की हो, रेलवे की हो, पुलिस की हो, कांस्टेबल की हो, या फिर एसएससी की कोई वैकेंसी हो, या फिर आईटीबीपी की हो, फोर्सेस की हो। आपकी कोई सा वैकेंसी अगर वो सरकारी सेक्टर में आता है, यानी कि सरकारी वाले विभागों में आएगा, तो वो उसके लिए सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट अपने वेबसाइट पर तुरंत अपडेट कर देती है। और ये जैसे आज नोटिस आया है किसी वैकेंसी का, तो कल तक आपको फॉर्म देखने को, कल तक आपको नोटिस देखने को मिल जाता है सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट पर। तो आप इस वेबसाइट को इससे कनेक्ट कर सकते हो, डेली बेस में इससे अपडेट हो सकते हो। इनका एक ऐप भी है, सरकारी जॉब फाइंड .com ने खुद का एक ऐप प्रोवाइड कराया है प्ले स्टोर पे। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, मतलब एक ऐसा स्मार्टफोन चलाते हैं जिसके अंदर जिस जो कि आईफोन नहीं है, आईफोन को छोड़ के बाकी जो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, अगर आप वो चलाते हैं तो वहाँ आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा। नहीं तो आप वेबसाइट पर भी इस नोटिस हर तरीके की वैकेंसी जो कि ये लोग बताते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर साउथर्न रीजन का जो आपका साउथर्न रेलवे रीजन का जो वैकेंसी आया है
वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी पोस्ट कौन कौन सी आई है, देखिए यहाँ पर वर्कशॉप के नाम है, 3 तरीके की वर्कशॉप है, उनके अंदर अलग अलग तरीके की अप्रेंटिस की पोस्टें हैं और उन पोस्टों पर नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 2438 है टोटल। ठीक है, तो आप जिसको अप्लाई करना हो कर लेना। इस वीडियो में मैं आपका नोटिफिकेशन डिस्कस कर देता हूँ, अप्लाई लिंक बता देता हूँ और साथ ही साथ वेबसाइट का भी लिंक आपको दे दिया है, तो आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ एक वीडियो और आपका दे रहा हूँ मैं, उसमें आपका फॉर्म भरवा दिया है, मतलब मैंने एक वीडियो फॉर्म भरवाने का भी दे दिया है और एक नोटिफिकेशन का दे दिया है। अगर आप मेरे से पूछे दोस्तों, तो अप्रेंटिस जो भी रिक्रूट होता है खासकर भारत की रेलवे के अंदर, मतलब पूरे भारत देश के रेलवे में अगर आप अप्रेंटिस रिक्रूट हो रहे हो, तो आप ये मान सकते हो कि आपको पर मंथ 7,000, 9,000 या 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड मतलब इतने रुपए आपको देगी गवर्नमेंट की, भारतीय रेलवे आपको एक अप्रेंटिस के तौर पे इतने रुपए देगी। ये रुपए कुछ भी नहीं होते एक पर मंथ में इतने मिलना, हालांकि आप मान सकते हैं कि आपको 7,000 प्लस और 12,000 से नीचे ही मिलेंगे। मैंने आपको एक्चुअल आइडिया दे दिया। इसी के बीच में एक अप्रेंटिस भारत रेलवे, मतलब भारत की रेलवे में किसी भी रीजन पे रिक्रूट हो जाए उसको इतना ही मिलता है, 7,000 से 12,000 रुपये के बीच में। अगर आप एक बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, गरीब हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, आप इस पर अप्लाई करो, आपको 7 से 12,000 रुपये तक के बीच मिल जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें 10th या 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। कुछ पोस्टों पर 12th पास चाहिए और बाकी बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जो कि 10th पास से भी ले ली जाएंगी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। याद रखिएगा, आप जिस भी अप्रेंटिस पोस्ट पर अप्लाई करो, 10th-12th की क्वालिफिकेशन के अलावा ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो फॉर्म मत भरना, क्योंकि ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड रहेगा इन वैकेंसियों पर। ठीक है, तो हम आपके साथ यहाँ पर आपको सरकारी जॉब find.com वेबसाइट का लिंक, आपकी साउथर्न रेलवे की वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मैंने आपको दे दिया है, फॉर्म भरने का वीडियो भी दे दिया है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके ITI सर्टिफिकेट्स के मार्क्स और 10th-12th के मार्क्स के बिहाफ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप सीधा अपनी क्वालिफिकेशन से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 7 से 12,000 अगर आपको चाहिए हो तो आप ले लेना। मैंने आपको एक्चुअल आइडिया दे दिया है, 7 से 12,000 के बीच भारत रेलवे आपको देता है इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा इसके अंदर आपका एक पॉइंट ये आता है कि आज 23 जुलाई 2024 को आपके भारत देश की गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर, जिस महिला का नाम है यहाँ पर मिसिज, यहाँ पर जिस महिला का नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने आज आपका बजट पेश किया है भारत देश का, जो कि लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस प्लस का है। उस बजट को भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके लिए एक वीडियो में, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, तो आप वहाँ से अपना बजट समझ सकते हैं भारत का। ठीक है, तो आप उस वीडियो के लिए तैयार रहना सभी लोग। इस वीडियो में आपकी जो अप्रेंटिस वैकेंसी रेलवे साइड का है वो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बजट भी आपके साथ डिस्कस करके एक वीडियो दे रहा हूँ जो कि जल्द ही मिल जाएगा, तो पूरा बजट हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, 48 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने आज 23 जुलाई को ऑफिशियली ये प्रेजेंट कर दिया। ये आपका आई थिंक पार्लियामेंट में होता है ये बजट, जो बजट का स्पीच होता है और बजट के बारे में बताया जाता है कि किस मिनिस्ट्री पर कितना खर्चा पूरे साल भर में आने वाले 11-12 महीनों में होगा, वो बताया जाता है बजट के द्वारा, जो पर ईयर का होता है, मतलब 12 मंथ का एक बार में आ जाता है। और हर कंट्री में इस तरीके से आता है, दुनिया के हर देश में जनरली ऐसा ही होता है, पर ईयर का बजट आता है, उस हिसाब से खर्चा होता है उस देश के अंदर। ये बजट का मतलब ये होता है दोस्तों, जो सरकार के पास टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से खर्च होगा, ये उसको तय करने का तरीका है। ठीक है, बजट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कितना खर्चा करोगे सरकार की तरफ। यहाँ पर बजट का मतलब ये होता है कि सरकार के पास जो भी पैसा आप लोगों का है टैक्स का, उसको पूरे साल भर में, अगली पूरी साल में वो लोग किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्चने वाले हैं ये बताया जाता है। ठीक है, और ये भी उसके अंदर आता है कि आने वाले समय में अब आपका जो टैक्स रहेगा वो टैक्स कितने परसेंटेज वाइज भरना है, मतलब पूरी आपकी इनकम का कितना परसेंट आप वहाँ पर सरकार को देंगे।
मतलब कमा आप रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, जाके जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमा आप रहे हैं, लेकिन उस कमाई का, उस इनकम का कुछ परसेंट आपको सरकार को देना है, जिससे कि वो टैक्स अमाउंट में जाएगा और फिर गवर्नमेंट के लोग आपकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे। इस तरीके का सिनेरियो है अभी वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में ऐसा होता है जनरली, कहीं भी डेवलपमेंट करनी होती है, कुछ भी करनी होती है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगी तो उसके लिए उनके पास टैक्स का अमाउंट होना चाहिए। और वो टैक्स अमाउंट कहाँ से आता है, वो आप लोग देते हैं अलग अलग चीज़ों पर। मतलब कहीं पर डायरेक्ट टैक्स और कहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरीके से टैक्स अभी है, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। मैं दोनों एक्सप्लेन करूँगा फिर कभी एक वीडियो में। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को जीएसटी और जीडीपी, इन टर्म्स को भी हम समझेंगे। ये इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़े टर्म्स हैं, हम इसको समझ लेंगे अलग फिर कभी। और ये समझना ज़रूरी है आप लोगों को। आपको पता होना चाहिए कि आपके टैक्स के, भले ही आप मान लीजिए आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्स हर इंसान देता है। चाहे 4 रुपये का भी टैक्स दे, 2 रुपये का भी टैक्स दे, इनडायरेक्ट हर इंसान देता है। उस देश में, जिस देश में वो रह रहा है, वहाँ की सरकार को उसका टैक्स जाता ही जाता है। इनडायरेक्ट तो जाता ही है, डायरेक्ट हो सकता है आप ना देते हो, लेकिन इनडायरेक्ट तो हर कोई ही देता है। ठीक है, तो आपको जानने का ये वो होना चाहिए राइट, कि आप जाने कि कहाँ कितना खर्च होता है, कैसे खर्च होता है। ठीक है, चलिए, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट अलग उसमें सेशन रहेगा, तो वो 2-4 घंटे बाद हो सकता है आ जाए। ये वाला जो वीडियो आपका है वो सरकारी जॉब फाइंड .com की एक वेबसाइट ने यहाँ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल कराया है, तो हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे लिंक इसी वीडियो के नीचे हैं। सब्सक्राइब करना है सबसे पहले आपको, सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना है, लाइक करना है अगर समझ आ जाए सारा कुछ, और शेयर इसको कर देना है वर्ल्ड के हर एक एरिया तक जहाँ तक आप कर सको। और इसके साथ साथ कमेंट में आपको बताना है ये वीडियो का सारा समझ आया या नहीं, और कमेंट में आपको नए टॉपिक्स ड्रॉप करने हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एंटायर वर्ल्ड में आपको किसी के भी ऊपर किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस व्यक्ति पर भी वीडियो बना के दे दूंगा जिसके ऊपर आप मुझे कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर हमारे को वीडियो बना के दो, हम उसके ऊपर भी आपको दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी टॉपिक पर अक्रॉस दी वर्ल्ड किसी पर भी वीडियो बनाने को कहेंगे, लाने को कहेंगे, आपको मिल जाएगी। चाहे वो किसी एग्ज़ाम की हो, किसी बिजनेस की हो, किसी गाइडेंस की हो, काउंसलिंग की हो, किसी फील्ड की हो, किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, समझ आया। अब आप लोग अगर चाइना से, चड से, कनाडा से, रशिया से, यूक्रेन से, बांग्लादेश से, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, अफ़गानिस्तान, या फिर यहाँ पर इंडोनेशिया से, है ना, या फिर कोई दूसरे देश, इन जगहों से अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुनिए वीडियो। स्पेशली इंडिया वालों के लिए खास है ये वीडियो, उनके लिए रेलवे में वैकेंसी आई है। जो लोग भारत से के बाहर से हैं उनसे यही कहूँगा कि आप इंडिया के लोगों तक अगर आपका कांटेक्ट है तो वहाँ तक शेयर करें उनको और बताएं। और आपके लिए भी मैं जल्द से जल्द चीज़ें लाने वाला हूँ, तो आप भी इसकी वो मत करिए, टेंशन ना लें इस चीज़ को लेके। ठीक है, दूसरी बात ये है, अभी हमारी वीडियोस मल्टीपल लैंग्वेज में लॉन्च नहीं होती हैं, अपलोड नहीं होती हैं, लेकिन हम मल्टीपल लैंग्वेज में वीडियोस देने लग जाएंगे आजकल के अंदर। तो आप उसकी भी चिंता ना करें। जैसे आपके हिसाब से आपकी लैंग्वेज में वीडियो नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम किसी भी वीडियो को आज अगर हिंदी या इंग्लिश में दे रहे हैं, कल को हो सकता है हम उसको चाइनीज़, रशियन, अरेबिक, फ्रेंच या दूसरी लैंग्वेज में भी, जैसे कि मराठी, गुजराती, पंजाबी या दूसरी लैंग्वेजेस में भी हम आपके लिए सेम वीडियो को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपलोड करेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। अभी के लिए वीडियोस के कैप्शन फीचर को यूज़ करो जो यूट्यूब ऐप वालों ने प्रोवाइड कराया है, जो कि राइट साइड में डबल सी नाम से ऑप्शन होता है, उसकी मदद से आप कैप्शन ऑन करो, और कैप्शन की मदद से आप आसानी से पढ़ पढ़ कर वो सारी बात समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट पर। अप्रेंटाइज को जॉब देने के लिए भी 100 रुपये लेते हैं ये लोग, हालांकि इनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अगर आपको चार्ज करना ही है तो 10 रुपये या 15 रुपये टाइप रख सकते हो। जबकि एसएससी और यूपीएससी जैसे जॉब के एग्ज़ाम्स में 100 रुपये, 200 रुपये के करीब चार्ज होते हैं। आप देखते हैं जैसे कि जो भारत देश में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स के अंदर होते हैं या गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग होते हैं, स्पेशली आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, जो भारत देश के सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सारी पोस्टों पर 100 रुपये में फॉर्म लेता है यूपीएससी। मतलब जनरली
जो IAS IPS का फॉर्म होता है उस पर 100 रुपये लेता है UPSC। बाकी CDS और बाकी जो आपके NDA होते हैं उसमें 400-500 रुपये कुछ इस तरीके, 200 रुपये आई थिंक, इस तरीके का अमाउंट वो लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि SSC जैसी जॉब पर 100 रुपये लिए जाते हैं और ये लोग भारत की रेलवे में अप्रेंटाइज से 100 रुपये ले रहे हैं, जबकि इनको यहाँ पर 100 की जगह उससे 10-15 रुपये लेने चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग करेगा वहाँ जाके और उसको आप 7-10 हज़ार रुपये, 7 हज़ार, 8 हज़ार या 10-12 हज़ार तक भी मैक्स टू मैक्स देंगे, तो फिर भी आपको इसमें 100 रुपये हटाना चाहिए, इस अमाउंट को हटा के रिड्यूस करना चाहिए। इस पर थोड़ा थिंक करे गवर्नमेंट अप्रेंटाइज के लिए, इसको 100 रुपये से 10 या 15 रुपये कर दे लोगों के लिए, ठीक है। हालांकि लोग सोचते हैं 100 रुपये हैं तो वो डाल भी देते हैं। वैकेंसियाँ तो भर जाती हैं, कभी बचती नहीं है, ये तो होता ही है हर जगह। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, जो मैंने आपको बताया था भारत देश की रेलवे में RRC रिक्रूट करता है अप्रेंटाइज को। रही बात ALP, लोको पायलट या टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, NTPC की वैकेंसियाँ, ग्रुप डी की सारी पोस्ट या फिर और जितनी पोस्टें आती हैं वो सब RRB का काम होता है और RRC का काम होता है अप्रेंटाइज और बाकी सारी पोस्टों पर रिक्रूट करने का, बाकी दूसरी पोस्ट है। तो साउथर्न रीजन मतलब हो गया आप लोगों का भारत देश का जो साउथ वाला एरिया है, जैसे कि आप मैप में देखोगे तो आपका जो साउथ वाला एरिया है मैप के अंदर, उस तरफ में वैकेंसी आई है, मतलब भारत देश के साउथ वाले एरिया में वैकेंसी है। RRC रेलवे ने निकाला है, रेलवे RRC इंडियन रेलवे SR में, साउथर्न रेलवे रीजन में, ठीक है। अब 22 जुलाई मतलब इसका फॉर्म कल स्टार्ट हो गया था, कल से ही, और आज 23 जुलाई है और ये 12 अगस्त को फॉर्म बंद होगा, यानी आपके पास लगभग यहाँ पर 20 से 22 दिन फॉर्म अप्लाई करने के हैं। 100 रुपये देने हैं और जो लोग SC ST और डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर आप किसी भी वर्ग की महिला हो तो फ्री में फॉर्म भरो। 15 से 24 के बीच उम्र चाहिए इसके अंदर और 10वीं 12वीं पास प्लस ITI सर्टिफिकेट उस फील्ड में जिसकी पोस्ट चाहिए और 50% से ऊपर मार्क्स हो 10th या 12th में, और ITI के अंदर अगर आप अच्छे नंबर से पास हैं तो फॉर्म भरिए, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा वो वेरीफाइड हो या फिर SCVT वाला हो। NCVT और SCVT वाला ही एक्सेप्ट होगा। तो 2438 वैकेंसीज आर देयर। कैरियज वर्क परम बोर एक जगह है वहाँ पर है 47। और इस तरीके से आप देखते हो तो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोडानूर में आई है और MLT यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, ये भी पेरम्बूर में आई है। इसी तरीके से आपका जो XITI कैंडिडेट वैकेंसीज आप देख सकते हो यहाँ पर और हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसी ITI वालों के लिए आई हैं, यहाँ पर सारी वैकेंसी ITI वालों के लिए नहीं है, यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी हैं, मतलब जो लोग सिर्फ 10th और 12th पास हैं और ITI कोर्स नहीं किया है उनके लिए भी पोस्ट हैं। लेकिन ज़्यादातर पोस्ट इसके अंदर ITI वालों की आती हैं, जैसे कि सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप और तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में आई है, पलक्कड़ डिवीज़न सालेम में, और कैरियज एंड वैगन वर्क्स जो आपकी पेरम्बूर में आई है। उसी तरीके से लोको वर्क जो कि पेरम्बूर में है, और इसी तरीके से पर्सोनल ब्रांच जो कि चेन्नई डिवीज़न में आई है, और अवाड़ी और तम्बारम और रोयापुरम और मैकेनिकल डीजल चेन्नई डिवीज़न में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ूँ मैं तो इम्पोर्टेंट लिंक आपके 3 हैं, एक रजिस्टर करने का, एक नोटिस का और एक वेबसाइट का, तीनों आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ साउथर्न रेलवे की वेबसाइट पे, तो आप देखते हो तो एक्ट अप्रेंटाइज ये जो चल रहा है इस पर आप क्लिक कर लेना इस तरीके से, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन। देखो 22 जुलाई को फॉर्म खुला, 12 अगस्त को बंद होगा शाम को 5 बजे से पहले, ठीक है। तो तुरंत फॉर्म भरना है। ये देखो नोटिफिकेशन पर टिक करते हो, 20 पेज का है, ये वही नोटिस है जो मैंने अलग से भी खोला हुआ है, देखो ये और ये सेम नोटिस है, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो यहाँ पे ये अप्लाई लिंक है, ये अप्लाई लिंक आप देखोगे बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा यहाँ पर अलग से चल रहा है, उसी तरीके का लिंक है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, ये बिल्कुल वही पेज है जो ये वाला पेज है, सेम वही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दिख गया है। हाँ, अब इसके बाद इसको हटा लेता हूँ मैं। सबसे पहले नोटिस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई लिंक की तरफ चलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ आ रहा है सारा पॉइंट। याद रखना ये एक अप्रेंटाइज है,
यानी परमानेंट जॉब नहीं है ये, आपको आगे चल के ट्रेनिंग के बाद यहाँ से बाहर होना है, ठीक है, समझ रहे हो, ये एक ट्रेनिंग है। आप अगर ITI कोर्स करके आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद आपको इस तरीके की जॉब मिलती है, ठीक है, भारत कंट्री वालों के लिए। अब ये नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो साफ ये लिखा है, ये जो अप्रेंटाइज नाम की पोस्ट पर जॉब लगती है भारत देश में रेलवे में, वो 1961 वाले साल से चला आ रहा है, यानी आज 2024 साल चल रहा है। तो आप समझिए कि 1961 से 2024 यानी कि 80-85 साल हो गए। इसी इसी तरीके से देखिए, 60 से चल रहा है ना, तो 40 साल वहाँ हो गए और 25 साल यहाँ हो गए, यानी कि 65 साल, 65 ईयर लगभग होती जा रही है, 62 ईयर हो गई ऑलमोस्ट। 62 ईयर से ये एक्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, मतलब लगभग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं इस तरीके की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होते हुए पूरे एंटायर इंडिया से, ठीक है। तो समझ आ रहा है सबको, साउथर्न रीजन आप समझ गए होंगे, मतलब कि जो आपका साउथ वाला स्टेट है, साउथ वाला पार्ट है आपका भारत देश का, साउथ वाला एरिया वहाँ पर है। ओपनिंग डेट्स और क्लोजिंग डेट आप समझ गए, ये कल सुबह 10 बजे से फॉर्म शुरू हो गया था और 12 अगस्त को शाम को 5 बजे क्लोज होगा। ऑनलाइन सबको अप्लाई करना है, जो भी एलिजिबल हो फॉर्म भर सकता है, पूरे इंटायर इंडिया से भर सकता है, बिल्कुल पूरे देश से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, इस वैकेंसी के लिए शायद एंटायर इंडिया एलिजिबल नहीं रखा है, इसमें कंडीशन है। जो आपका पिछला वाला वैकेंसी डिस्कस हुआ था हमारा 1 वीक पहले, यानी आज से पहले, यानी 15 तारीख के करीब हुआ था, 15 या 16 तारीख को जुलाई के अंदर हमने एक नोटिस डिस्कस किया था, जो आपका था अप्रेंटाइज का ही था वो भी। उसके अंदर भी बहुत सारी पोस्ट थी, फिटर, बेल्डर, मैकेनिक और दूसरे पोस्ट, लेकिन उस वाले पोस्ट पर ये लिखा था कि पूरा एंटायर इंडिया फॉर्म भर सकता है। हालांकि उसमें ये था कि वो सेंट्रल रीजन का था, सेंट्रल रीजन यानी कि मुंबई, पुणे, ठीक है, और यहाँ पर आपका भुसावल और इस तरीके के एरियाओं में वो वैकेंसी थी। लेकिन जो ये वाला वैकेंसी है ये साउथ वाले एरियाओं में है, तो यहाँ पर सिर्फ बोल दिया है कि आप अगर साउथ के एरिया में ही रहते हो तो ही आप फॉर्म भरेंगे। देखो 2438 वैकेंसीज इधर हैं। कैंडिडेट रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशंस एरियाज फॉलोइंग विद इन द जोग्राफिकल जुडिक्शन ऑफ साउथर्न रेलवे अलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये क्लियर पॉइंट पढ़ लो आप, मतलब अगर आप भारत देश के तमिलनाडु स्टेट में रहते हो, इफ़ यू आर इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ तमिलनाडु स्टेट, या फिर यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी, या फिर स्टेट ऑफ केरला में, या फिर होल टेरिटोरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आइसलैंड और इसके अलावा आपका लक्षद्वीप आइसलैंड में अगर आप रह रहे हो, या फिर आप ओनली द 2 डिस्ट्रिक्ट, अगर आप आंध्र प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नेलोर और चित्तूर में अगर आप रहते हो आंध्र प्रदेश के, या फिर आप कर्नाटका के दक्षिणा कन्नड़ा में रहते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मतलब कर्नाटका के भी सब लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, कर्नाटका के वो लोग जो कि दक्षिणा कन्नड़ा में रह रहे हैं, और आंध्र प्रदेश के वो लोग जो नेलोर और चित्तूर में रह रहे हैं, सेम उसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड के सारे लोग, और केरला और तमिलनाडु और पुडुचेरी वाले स्टेट और यूटी के सारे लोग फॉर्म डालेंगे। इसके अलावा पूरे भारत के जितने लोग हैं वो फॉर्म नहीं डालेंगे, यानी आप लोग पूरा एंटायर इंडिया एलिजिबल नहीं है, यानी पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात वाला व्यक्ति फॉर्म ना डाले इस पर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी, समझ आ गया। अब कौन लोग फॉर्म भरेंगे मैंने क्लियर बता दिया है। अब यहाँ पर आपका फ्रेशर्स कैटेगरी में आपको बता दूँ, जो वो लोग हैं जिनको जिनकी 10th या 12th पास है, लेकिन वो लोग ITI कोर्स नहीं कर पाए हैं अभी तक ITI नहीं किया है, तो आप फ्रेशर वाला वैकेंसी लो, जिसमें फिटर का 18 वैकेंसी है, जनरल से 8, SC से 3, ST से 1, OBC में 5। वहीं कैरियज एंड वैगन वर्क्स पेरमपुर में फिटर का 26, वेल्डर में 21, 47 ये टोटल हो जाएगा। रेलवे हॉस्पिटल और पेरमपुर में जो आपका वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, ये सारा फ्रेशर का चल रहा है अभी, ये सारे फ्रेशर का ही है अभी। हाँ, तो ये फ्रेशर वाला अभी दिखाया हुआ है सारा। अब एक्स ITI कैटेगरी, मतलब जिन लोगों ने 10th-12th क्वालिफाइड करके ITI कोर्स करा है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और कोपा जैसे कोर्स, उनका 52 वैकेंसी है, जो कि पोडानूर कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर। और इस तरीके से तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में 145 वैकेंसीज़ हैं, सालेम डिवीज़न में 222 और पलक्कड़ डिवीज़न में 285। कैरियज एंड वैगन वर्क के लिए
पेरम्बूर में आपकी 350 वैकेंसी है, जिसमें फिटर और वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, और पस्सा और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस जैसी पोस्ट इसमें डाली है। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास कौन सा वैकेंसी पड़ेगा, आपको किसके लिए फॉर्म डालना है। ठीक है, तो यहाँ तो वैकेंसी का ही लाइन चल रहा है, तो वैकेंसी आप देख लेना। यहाँ पर मदुरई डिवीज़न में 84 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे जैसे कि हम SC ST या OBC हैं, तो आपका जो भी कैटेगरी लग रहा है, SC लगता है, ST लगता है, OBC जनरल जो भी है, आप वो वाला वैकेंसी अपने कैटेगरी वाला ही लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया गवर्नमेंट रिजर्वेशन चलेगा। हालांकि वैकेंसी वही उन्हीं को लेनी है जो तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी जैसे एरियाओं के लोग हैं। ठीक है, मतलब तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट इन्होंने डाली है, अंडमान आंध्र प्रदेश के 2 जिले के लोग ही फॉर्म डालेंगे, जैसे कि नेलोर एक एरिया है वहाँ पे, और एक और इन्होंने बताया है। ठीक है, एज लिमिट 15 से 22 या 24। अब किसी पोस्ट पर 24 तक की एज चाहिए और किसी पर फॉर फ्रेशर और ITI, जितनी भी ITI वाली पोस्ट है उस पर 24 एज चाहिए, और जितनी भी फ्रेशर की पोस्टें हैं जिस पर ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं चाहिए, वो 22 साल की उम्र तक फॉर्म अपना डाल सकते हैं। ठीक है, OBC में 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, SC ST को 5 साल, और डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म डालने के। ठीक है, ये आपको रिलैक्सेशन या छूट मिलेगी आपकी उम्र में। अगर आप डिसेबल्ड हो तो 10 साल अपनी अपर एज में जोड़ लो, यानी आप 24 में 10 और जोड़ो। अगर आप SC ST हो तो अपनी एज में 5 जोड़ो, और OBC हो तो 3 जोड़ो। ठीक है, मिनिमम एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप देख लो। फिटर वाली पोस्ट के लिए सबको लगभग लगभग यहाँ पर बताया गया है कि आप 10th पास हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म भरिए, और इसके साथ साथ ITI ट्रेड, फिटर में ITI ट्रेड क्वालिफाइड होना चाहिए। अब ट्रेनिंग कितने टाइम चलेगी, तो फिटर वालों की चल रही है 2 साल, फिटर लोगों को 2 साल रखेंगे ये लोग। वेल्डर और बाकी जितनी पोस्ट हैं उस पर 1 साल 3 महीने रख रहे हैं, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन को भी 1 साल 3 महीने तक की ट्रेनिंग पर ले लिया जाएगा इधर। ठीक है, समझ आ गया। तो इन तीनों पोस्ट पर आपका क्वालिफिकेशन आप चेक कर लो, और साथ साथ अपना ट्रेनिंग टाइम पीरियड भी चेक करो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका जो आपका बाकी ट्रेड बच गया उसका मैं बता देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हो, जो फॉर ITI एक्स ITI मतलब आपने 10th 12th पास किया, उसके बाद अपने ITI ट्रेड की क्वालिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए आप ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स करने लग गए। ठीक है, ट्रेनिंग करने लग गए। ये जो पीछे ऊपर की जो 2 3 पोस्टें मैंने आपको ये वाली बताई, ये फ्रेशर वाली पोस्टों के लिए है। मतलब जो कैंडिडेट फ्रेशर है, 10th या 12th पास है, और उसने ITI ट्रेड का कोई कोर्स नहीं किया है, उसने सिर्फ 10th और 12th पास करी है, तो वो फिटर पोस्ट पे जा सकता है 2 साल के लिए। वेल्डर वाले पे भी जा सकता है 10th पास वाला 1 साल के लिए। और जो कैंडिडेट फ्रेशर वाली पोस्ट नहीं ले रहा है, जिसके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट है खुद के पास, उन व्यक्तियों को, जो लोग पहले से ITI ट्रेड कोर्स करके रखे हुए हैं, और वो लोग अगर फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट जैसी पोस्ट ले रहे हैं, तो उनको 10th पास विद 50% मार्क्स उससे ऊपर होने चाहिए परसेंटेज 10th में। और इसके साथ साथ उनका फिटर या टर्नर, मशीनिस्ट जैसे ट्रेड में उनके पास ITI सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो आपको फॉर्म डालना है। समझ आ रही है ये बात। आपका ट्रेनिंग 1 साल का है। वेल्डर, जितने भी वेल्डर पोस्ट पर फॉर्म भर रहे हैं, वेल्डर पे, और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस पे, और एयर कंडीशनिंग के लिए मैकेनिक, और फ्रिज रेफ्रिजरेशन के लिए मैकेनिक जो जा रहे हैं रेलवे में, उनके लिए 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा इधर। ये ITI कोर्स पास आउट वालों का है, जिसके लिए 10th क्लास पास आउट हो कैंडिडेट, और ITI कोर्स सर्टिफाइड हो। ठीक है, उस फील्ड में सपोज वेल्डर चाहिए तो वेल्डर का पास आउट सर्टिफिकेट ITI, पेंटर चाहिए या मैकेनिक डीजल चाहिए तो उसका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखें, आपके पास ITI है और आप 10th पास हैं 50% से ऊपर मार्क्स के साथ, प्लस आपका इस तरीके का 10th पास आउट हो कि आप 12th भी आगे अगर चाहें तो कर सकें। ठीक है, आप मतलब ओपन टू एडमिट इन द 12th क्लास हो।
मतलब आप 12th भी पढ़ सकें, इस तरीके का ऑप्शन आपके पास ओपन हो। वायरमैन के लिए 10th पास चाहिए 50% प्लस मार्क्स के साथ, आप अप्लाई करिए, और प्लस ITI सर्टिफाइड कोर्स। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें बिना ITI के फ्रेशर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम पीरियड चेक करो, पोस्ट चेक करो, क्वालिफिकेशन चेक करो और अप्लाई करो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, आप ये चेक कर लेना है, पूरा आप चेक कर लोगे। पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, ITI ट्रेड उसके अंदर होना चाहिए। नेशनल और स्टेट दोनों काउंसिल का एक्सेप्ट हो जाता है। 1 ईयर ट्रेनिंग टाइम पीरियड चलेगा, ठीक है। ये आपको समझ आया। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इधर अप्लाई करने वाले, मान के चलते हैं वो लोग या तो दिव्यांग है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी उन लोगों को है, ठीक है, दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है। तो जितने भी डिसेबल्ड हैं उनको एक चीज़ याद रखनी है, अगर वो फिटर पे अप्लाई कर रहे हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, तो याद रखें कि फिटर पोस्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, LV मतलब लॉ विजन, और OH मतलब दूसरी डिसेबिलिटी, इस तरीके की डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है फिटर पे। देखिए लिखा भी है, कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड हु कुड अप्लाई फॉर एनगेजमेंट। मतलब सपोज आप में से किसी को पेंटर या कारपेंटर या टर्नर जैसे पोस्ट चाहिए, तो आपकी डिसेबिलिटी होगी HH LV OH, ये तीनों डिसेबिलिटी में से कोई सी भी आती है तो आप इन पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हैं। ये डिसेबिलिटी वालों का टेबल है कि कौन सी डिसेबिलिटी के साथ कौन से ट्रेड का फॉर्म डाला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जैसे समझ नहीं आ रहा है, आपको जानना है HH का मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, LV मतलब कम दिखना, OH मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है व्यक्ति, इस तरीके की डिसेबिलिटी। किसी को नहीं पता कि ब्लाइंडनेस की डिसेबिलिटी क्या होती है। ब्लाइंडनेस मतलब ये होता है कि उसको टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 और 20/200 स्नेलन और इन द बेटर आई विथ करेक्टिंग लेंसेज, और लिमिटेशन है उसको कि ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, और सब टेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वॉर्स, मतलब कि वो उसकी ये डिसेबिलिटी है कि वो नहीं देख सकता है, ठीक है। वो ब्लाइंडनेस का मतलब यही होता है कि व्यक्ति नहीं देख पाता है या बहुत कम देख पाता है, वो उस डिसेबिलिटी में आता है। तो ये आप देख सकते हैं। लो विजन मतलब व्यक्ति को कम दिखता है बट उसको कम दिखता है। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब कि सुनने, लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर मतलब कान में, इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। और हियरिंग इम्पेयरमेंट वुड ऑल्सो इंक्लूड पर्सनस हु आर डीफ एंड डम। तो ये आप समझ सकते हैं अपना अपना डिसेबिलिटी का डेफिनेशन, तो वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। EWS लोग कौन होते हैं आप देख लेना, इसके बारे में चेक कर लेना। और आपका फीस जो 100 रुपये का लग रहा है वो रिफंड नहीं होगा, प्लस सर्विस चार्ज लग सकता है कोई, अगर ऑनलाइन मोड में अगर आपसे आप SBI से, PNB से, या फिर यूको बैंक से, या फिर आप अगर UPI से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसों से पेमेंट करते हो और वहाँ अगर कोई चार्ज ले रहा है सर्विस चार्ज, तो वो 100 रुपये के ऊपर होगा। ये 100 रुपये सीधा रेलवे लेगा। अगर पेमेंट चार्ज अलग से कोई ले रहा है, कोई सर्विस चार्ज, तो वो आपका अलग रहेगा और 100 रुपये रेलवे को जाएगा। सिंपल बात ये है, ठीक है। और अगर आप एक अनुसूचित, दोबारा सुन लो, भारत देश के तमिलनाडु केरला के हो, अगर आप पूरे तमिलनाडु से हो, आप अगर कि पूरे केरला से हो, पूरे पुडुचेरी से, और पूरे अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप से अगर आप हैं, इसके अलावा अगर आप आंध्र प्रदेश के नेलोर और एक और ज़िला है उधर से हैं, और अगर आप कर्नाटका का वो ज़िला जो इस लिस्ट में था अगर आप वहाँ से हैं, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्री बच गया, बाकी जो भारत का पूरा एरिया बच गया, जैसे कि बाकी के बहुत सारे स्टेट बच गए इधर, वो फॉर्म ना डालें, ठीक है। मतलब कहने का यही है, जो इन एरियाओं में रहते हैं जिनका नाम ऊपर लिखा है वही लोग फॉर्म डालेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा के लोग फॉर्म ना डालें। वेस्ट बंगाल के भी ना डालें, उत्तराखंड के लोग फॉर्म ना डालें। यहाँ आपको रिस्ट्रिक्ट है कि आप नहीं डालोगे। तेलंगाना को भी फॉर्म नहीं डालना, ठीक है। समझ आ गया। 100 रुपीज़ फॉर्म का फीस है। SC ST डिसेबिलिटीज़ और सारे महिलाएं, चाहे जनरल की भी महिला है तो 0 रुपीज़ उसके लग रहे हैं, लेकिन उसको फॉर्म भरना चाहिए। स्टाइपेंड अगर किसी को जानना है कि रेट ऑफ स्टाइपेंड क्या है, क्योंकि आपको पर मंथ आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको कुछ मिलना भी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2019 की 26 नवंबर को एक नोटिस दिया था रेलवे ने। रेलवे बोर्ड्स का एक सर्कुलर था जिसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना जाके,
वहाँ जो कि 25 सितंबर को दिया था 2019 में, उसमें लिख दिया है उन लोगों ने कि कितना हम लोग पर मंथ सैलरी या स्टाइपेंड देंगे एक अप्रेंटाइज को। आई थिंक वो जो स्टाइपेंड है उसका अमाउंट जो है वो 7,000 प्लस है और 12,000 के बिलो है, इसके बीच में कहीं वो अमाउंट है। ठीक है, बाकी आप इस नोटिस को चेकआउट करना सबसे पहले। ऐसा मत करना मैंने कह दिया मान लिया, इसको चेक करना इस नोटिस को। ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट, आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस वैकेंसी के लिए, वो बनेगी आपके 10th क्लास के मार्क्स या फिर 12th के मार्क्स। जो आईटीआई जो अपनी जो वो लोग हैं जो फ्रेशर्स पोस्ट ले रहे हैं उनका सिलेक्शन 10-12 मार्क्स से ही होगा। जो लोग आईटीआई पास आउट वाली पोस्टें ले रहे हैं आईटीआई वाली, उनका सिलेक्शन 10th मार्क्स पर प्लस आईटीआई के एग्ज़ाम के मार्क्स पर होगा जो उन्होंने आईटीआई का कोर्स किया था। जिन लोगों को नहीं पता आईटीआई क्या होता है, मैं जल्द ही वीडियो लाके आपको क्लियर कर दूंगा आईटीआई क्या होता है, आईटीआई के कितने तरह के कोर्स पूरे देश में कराए जाते हैं अभी भारत में, उसके लिए भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा पूरी कोर्स की। प्रिपरेशन भी कराऊंगा, आप ऐसा सोचिए मत, आपको हर तरीके की चीज़ें दूंगा इस चैनल पर। अब दूसरी मेरी बात आप ये सुनिए, जिन भी लोगों ने आईटीआई पढ़ा है और 10th पढ़ा है उनके मार्क्स से ही सिलेक्शन उनका होगा। फ्रेशर्स का सिलेक्शन सिर्फ 10-12 के मार्क्स से ही होगा। अब इसके अंदर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको शैल हैव टू ब्रिंग एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। ठीक है, बाकी प्रोसेस आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि कितने समय तक आपको ये ट्रेनिंग करनी है एक अप्रेंटाइज की काम सीखने के लिए रेलवे में। तो आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस पोस्ट पर कितने टाइम तक आपको वो ट्रेनिंग करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं। नोट ऑफ कैंडिडेट के लिए कुछ नोट इधर दे रखे हैं। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो ये जान लो, कोई ये सोच रहा है कि मैं इस ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा मुझे और उसके बाद मैं यहाँ से कोई जॉब लगवा दूंगा या तो रेलवे में ही लग जाऊंगा या कहीं और जॉब ले लूँगा, तो वो उसका फ़ायदा ये लोग नहीं देंगे। मतलब ये लोग गारंटी नहीं देते कि हमारी अप्रेंटाइशिप पूरी होने के बाद या ट्रेनिंग टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हमें रेलवे कोई एम्प्लॉयमेंट दे दे, जॉब दे दे, उसकी श्योरिटी ये लोग नहीं लेते। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट है जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है। अब आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST हो तो ये वाला सर्टिफिकेट आप बनवा लो। SDM DM या जो भी तहसीलदार जिनसे भी इस इन तरीके के फॉर्म को वेरीफाई कराया जाता है बनवाया जाता है उससे बनवा के उसके बाद इस फॉर्म में लगा लेना। ठीक है, 12 अगस्त से पहले कर लेना ये सब। अब ठीक है भाई, ये सब कर लोगे आप तो एंटायर भारत फॉर्म नहीं भरेगा, सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक एरिया के लोग फॉर्म भरेंगे जो मैंने आपको बताया। ओबीसी सर्टिफिकेट ये रहा। और यहाँ पर इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट आप देख चुके हो, ये ईडब्ल्यूएस और इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ये मेडिकल या फिट हैं उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, वो आप बनवा लेना। ठीक है, याद रखें ये सब आपको 12 अगस्त से पहले पहले करना है क्योंकि ये सब फॉर्म में लगाना होगा। ठीक है, मान लीजिए आप पहले से आपको पता है कि आप SC हैं ST हैं डिसेबल्ड हैं तो इनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे पहले से। मान लेते हैं आपको आप पहली बार ले रहे हो अपने कास्ट से या डिसेबिलिटी से वैकेंसी को, तो आप जल्दी बनवा लो क्योंकि इस वैकेंसी के फॉर्म में आपको ये चीज़ लगानी है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है डिसेबिलिटीज़ वगैरह का। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं आपको रेलवे की एक ये बताता हूँ, एक नाकामी बताता हूँ। भारतीय रेलवे यानी भारत देश की रेलवे की एक नाकामी ये है कि ये लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं लेते कि हम आपको जॉब देंगे आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। और ये किसको कहा जा रहा है? जो व्यक्ति स्कूल की क्लास 10th पास है और ITI पास है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि फ्रेशर वाला पोस्ट ले रहे हैं। तो सोचिए एक 10th पास व्यक्ति को या 10th प्लस ITI व्यक्ति को ट्रेनिंग के बाद कोई ये कह रहा है कि हम आपकी जॉब की गारंटी नहीं ले रहे, वो भी सरकार के लोग कह रहे हैं, भारतीय रेलवे कह रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है ना? कोई इंसान अगर 10th पास की भी जॉब नहीं लगवा सकता ट्रेनिंग के बाद, तो ये कैसा आपका स्ट्रक्चर है जिसको आप मैनेज कर रहे हैं लोगों के लिए? खुद सोचिए ना, ये ट्रेनिंग के बाद इतना तो करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि ये सारे ट्रेनिंग करने के बाद इन सबको जॉब लगवा दे। इतना तो कर सकते हैं ना लोग, सरकार के लोग। इंडियन रेलवे इतना भी नहीं कर सकता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको जॉब लगवा दे। तो वो इनका इशू है। मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया, ये ट्रेनिंग के बाद आपका जॉब नहीं लगेगा कहीं। ये कंफर्म नहीं करते भारत रेलवे
कि ट्रेनिंग के बाद इसमें जॉब लगवा देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो आपका अप्लाई लिंक है वो यहाँ आ जाता है, साउथर्न रेलवे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटाइज। तो आपको यूनिट सिलेक्ट करना है, या तो आप गोल्डन रॉक में ले सकते हो, या फिर आप परमपुर में ले सकते हो, या फिर आप पोडानूर। ये 3 यूनिट है। तो इसमें से किसी भी एक यूनिट के अंदर की सारी पोस्ट में से जिसका क्वालिफिकेशन है उसका फॉर्म डाल सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट हो वो ज़रूर क्लियर करें अपना अपना कमेंट में बता के। और नोटिफिकेशन आपका डिस्कस हो गया, सारा पॉइंट डिस्कस हो गया। सैलरी अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंड का तो 7,000 प्लस और 10-12,000 से नीचे होगा। ठीक है। सारा पॉइंट कवर हो गया है। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है, और इतना ही था इसके अंदर। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही। ठीक है भाई, तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।